मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम गोयनका। आज हम एमए फाइनल के पेपर 7th इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के अंतर्गत हैबरलर के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में मैं आपको इसके बारे में विभिन्न लागत परिस्थितियों के अंतर्गत इसका सिद्धांत किस प्रकार लागू होता है यह हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जिस स्थिति का हम अध्ययन करेंगे वह है इंटरनेशनल ट्रेड अंडर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम इंटरनेशनल ट्रेड अंडर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अर्थात घटती हुई अवसर लागतों की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार लागू होता है यह हम जानने का प्रयास करेंगे। जब दो देशों में घटती हुई अवसर लागतों की स्थिति होती है तो उनके उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। जैसे कि जब हमने उत्पादन संभावना वक्र के आकार डिस्कस किए थे तब हम ये चीज़ जान चुके हैं। इसके अतिरिक्त घटती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत व्यापार के बाद प्रत्येक देश केवल एक ही वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है। इसका कारण यह है कि उत्पादन के बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त हो रहे होते हैं और ऐसी स्थिति में वह पूर्ण विशिष्टीकरण करने में रुचि रखता है। घटती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत व्यापार किस प्रकार लागू होगा, व्यापार किस प्रकार से व्यापार अपना स्थान लेगा, यह हम निम्न रेखा चित्र से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इस डायग्राम में एक्स अक्ष पर कपड़े को मेज़र किया है। एक्स अक्ष मतलब क्षैतिज अक्ष और उदग्र अक्ष यानी कि वाई अक्ष पर हमने स्टील को मेज़र किया है। यहाँ पर हमने दो उत्पादन संभावना वक्र ड्रॉ किए हैं, PP1 तथा EE1। दोनों ही उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर हैं, जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है। यहाँ पर PP1 जो है वो पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है और EE1 जो है वो इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र है। व्यापार के पहले जबकि दोनों देश अपने अपने देश में ही उत्पादन और उपभोग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में पुर्तगाल का उपभोग व उत्पादन का बिंदु K होगा। देख सकते हैं आप PP1 उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर एक बिंदु है K, जहाँ पर उसकी AA कीमत रेखा, उसकी जो घरेलू कीमत रेखा है AA, उसके उत्पादन संभावना वक्र PP1 को स्पर्श कर रही है, उसकी स्पर्श रेखा है। तो के बिंदु पर पुर्तगाल अपना उत्पादन व उपभोग करेगा व्यापार के पूर्व। इसी प्रकार इंग्लैंड का उपभोग और उत्पादन का बिंदु K1 है, जहां उसकी घरेलू कीमत रेखा BB, उसके उत्पादन संभावना वक्र EE1 की स्पर्श रेखा है। पुर्तगाल की घरेलू कीमत रेखा AA का ढाल यह बता रहा है कि उसे कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से लाभ प्राप्त है। इसी प्रकार इंग्लैंड की घरेलू कीमत रेखा BB का ढाल बता रहा है कि उसे इस्पात के उत्पादन में अपेक्षाकृत तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। यहाँ पर K तथा K1 जो बिंदु हैं वो स्थिर संतुलन के बिंदु नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ये उत्पादन संभावना वक्रों का जो आकार है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होना, वो प्रत्येक देश में बढ़ते हुए प्रतिफलों का सूचक है। यानी कि पुर्तगाल और इंग्लैंड दोनों ही देश बढ़ते हुए प्रतिफलों की स्थिति के अंतर्गत उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए वे इस पॉइंट से मूव करने पर ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही उन्हें अवसर मिलेगा वह पूर्ण विशिष्टीकरण की ओर मूव कर सकते हैं, क्योंकि यदि विशिष्टीकरण करने वाली वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो वे अवश्य ही उस वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करना चाहेंगे। यह K और K1 जो बिंदु हैं वो व्यापार के पूर्व उनके संतुलन के बिंदु हैं या उत्पादन और उपभोग के बिंदु हैं। अब माना कि दोनों देश आपस में व्यापार करने का निश्चय करते हैं और आपस में व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात दोनों के घरेलू कीमत अनुपातों से अलग होगा। हमारे डायग्राम में
EP1 एक रेखा आपको नज़र आ रही है। EP1 यह है अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात है, अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा है। EP1 रेखा जो है उसका ढाल पुर्तगाल की घरेलू कीमत रेखा AA की तुलना में अधिक है और इसका यह तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपड़े की कीमत ज़्यादा है। अतः पुर्तगाल कपड़े के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा और अपने सभी संसाधनों को कपड़े के उत्पादन में लगा देगा और K बिंदु से चलकर P1 बिंदु पर पहुंच जाएगा। तो व्यापार के पश्चात पुर्तगाल K से चलकर P1 पर पहुंच जाएगा और कपड़े के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा। अब दूसरी ओर इंग्लैंड, उसके लिए जो है EP1 जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा है उसका ढाल इंग्लैंड की घरेलू कीमत रेखा BB के ढाल की तुलना में कम है और इसका तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात की कीमत घरेलू बाजार की तुलना में अधिक है। तो इंग्लैंड अपने सभी संसाधनों को इस्पात के उत्पादन में लगा देगा और इस्पात के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा और इस प्रक्रिया में वो K1 से चलकर E पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार इंग्लैंड K1 से E की ओर मूव करेगा और इस्पात के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि व्यापार के पश्चात दोनों देश अपना उपभोग का स्तर क्या रखेंगे, क्योंकि उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण कर रहे हैं तो प्रत्येक देश केवल एक ही वस्तु का उत्पादन कर रहा है। पुर्तगाल केवल कपड़े का उत्पादन कर रहा है और इंग्लैंड केवल स्टील का या इस्पात का उत्पादन कर रहा है। उपभोग के लिए यहाँ पर EP1 रेखा पर आप एक C बिंदु देख सकते हैं। तो दोनों ही देश इंग्लैंड तथा पुर्तगाल C बिंदु पर उपभोग करेंगे। यहाँ पर पुर्तगाल का जो ट्रेड ट्रायंगल है, व्यापार त्रिभुज है, वो है CQP1। CQP1 जैसे आप देख सकते हैं C से नीचे Q तक एंड देन उसके बाद स्ट्रेट P तक, P1 तक। तो CQP1 जो है वो एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये पुर्तगाल का ट्रेड ट्रायंगल है। यहाँ पर पुर्तगाल कपड़े का जो OP1 उत्पादन वो कर रहा है कुल मिलाकर, उसमें से QP1 मात्रा जो है वो इंग्लैंड को निर्यात करेगा और स्वयं OQ मात्रा में कपड़े का उपभोग करेगा और CQ मात्रा में इस्पात का इंग्लैंड से आयात करके उसका उपभोग करेगा। तो यहाँ पर CQP1 के अनुसार पुर्तगाल OQ मात्रा में कपड़े का और CQ मात्रा में इस्पात का उपभोग करेगा। इंग्लैंड का जो ट्रेड ट्रायंगल है वो है ETC, जैसा कि आप देख सकते हैं C से लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर एक ट्रायंगल बना हुआ है ETC1 ETC में चूँकि इंग्लैंड जो है वो केवल इस्पात का उत्पादन कर रहा है तो यहाँ पर वो इस कुल उत्पादन में से OT मात्रा में स्वयं उपभोग करेगा और ET मात्रा में इंग्लैंड को इस्पात का निर्यात कर देगा और इसके अतिरिक्त वो कपड़े का TC मात्रा में पुर्तगाल से आयात करके उपभोग करेगा। तो इस प्रकार व्यापार के पश्चात इंग्लैंड OT मात्रा में इस्पात का उपभोग करेगा और TC मात्रा में कपड़े का उपभोग करेगा। ये देखिए यहाँ पर ट्रायंगल्स लिखे हुए हैं CQP1 एवं ETC। CQP1 पुर्तगाल का ट्रेड ट्रायंगल है और ETC जो है वो इंग्लैंड का ट्रेड ट्रायंगल है। एक और लागतों की परिस्थिति का सामना किसी देश को करना पड़ सकता है जिसके अंतर्गत वह डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों प्रकार की अवसर लागतों के अंतर्गत उत्पादन कर रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत किस प्रकार लागू होगा और किस प्रकार देश व्यापार की ओर संलग्न होगा, व्यापार में संलग्न होगा, आज अब हम यह डिस्कस करेंगे। इस स्थिति का सामना जनरली तब करता है एक देश जब उसके अंतर्गत उसमें एक वस्तु का उत्पादन घटती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत तथा दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत हो रहा हो। तो एक ही देश एक वस्तु का उत्पादन घटती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत और दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत करे तो ऐसी स्थिति में उसका उत्पादन संभावना वक्र एक अलग ही आकार का होगा। इन वस्तुओं में कोई एक वस्तु जिसमें वो घटती हुई अवसर लागतों का सामना करे
वो कोई विनिर्मित वस्तु हो सकती है जैसे कि फाउंटेन पेन, और जहाँ पर कि ह्रासमान लागत नियम लागू हो, और दूसरी वस्तु कोई प्राथमिक वस्तु प्राइमरी गुड हो सकती है जैसे कि चीनी, जिसमें कि उसे वर्धमान लागत नियम क्रियाशील हो रहा हो। एक डायग्राम की मदद से हम इसे समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र एक अलग ही आकार का है। यह ना तो पूर्ण रूप से मूल बिंदु की ओर नतोदर है और ना ही पूर्ण रूप से मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। यहाँ पर हमने एक्स अक्ष पर या क्षैतिज अक्ष पर फाउंटेन पेन को मेज़र किया है और वाई अक्ष पर शुगर को मेज़र किया है उदग्र अक्ष पर। यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र ए बी है, देश का उत्पादन संभावना वक्र ए बी है, और यह ए बी उत्पादन संभावना वक्र एक एल बिंदु है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिस पर लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये उत्पादन संभावना वक्र ए से लेकर एल तक तो ये मूल बिंदु की ओर नतोदर है, और एल से लेकर बी तक यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। एल बिंदु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इस तरह से ए एल जो भाग है जहाँ पर कि यह मूल बिंदु की ओर नतोदर है, वहाँ पर पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल हैं, वर्धमान लागत नियम लागू है। और जहाँ पर एल से लेकर बी तक एल बी वाला जो भाग है वहाँ पैमाने के वर्धमान प्रतिफल है या ह्रासमान लागत नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ यह फाउंटेन पेन के संदर्भ में यहाँ पर वर्धमान प्रतिफल नियम लागू हो रहा है, और चीनी के उत्पादन में पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल या लागत वृद्धि नियम लागू हो रहा है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा EF है, जहाँ देश के उत्पादन का बिंदु है P और जो कि AB के नतोदर भाग पर स्थित है, और उपभोग का साम्य बिंदु उसका है C। यह देश चीनी का निर्यात करेगा PK मात्रा में और फाउंटेन पेन का आयात करेगा KC मात्रा में और C बिंदु पर उपभोग करेगा। चूंकि C बिंदु जो है वो उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर स्थित है, इसलिए देश को व्यापार से निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि आंतरिक मितव्ययिताओं के कारण यह देश फाउंटेन पेन के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहे और अपना उत्पादन फाउंटेन पेन का उत्पादन बढ़ाकर AB उत्पादन संभावना वक्र के बिंदु L से आगे बढ़ाकर ले जाए और उन्नतोदर भाग में उत्पादन करे, तो घटती लागतों के कारण वो उत्पादन को बढ़ाता चला जाएगा और B बिंदु पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा है HB, और HB जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा है वो EF के समानांतर है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा जो EF पर है वही HB पर भी है। यहाँ पर उपभोक्ता का साम्य बिंदु है D, जो अब C से भी ज़्यादा संतुष्टि को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर देश का व्यापार इस प्रकार से होगा, चीनी वो DN मात्रा में आयात करेगा, DN मात्रा में चीनी का आयात करेगा और DN मात्रा में ही चीनी का उपभोग करेगा। यानी कि वो चीनी का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, पूरा चीनी वो दूसरे देश से ही आयात करेगा, क्योंकि चीनी के उत्पादन में उसे बढ़ती हुई लागतों की स्थिति चल रही है। उसकी बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत चीनी का उत्पादन हो रहा है, तो वो चीनी का उत्पादन करना पसंद नहीं करेगा, बल्कि घटती हुई लागतों के अंतर्गत फाउंटेन पेन का ही उत्पादन करेगा। पूर्ण विशिष्टीकरण फाउंटेन पेन के उत्पादन में करेगा और उसकी NB मात्रा का दूसरे देशों को निर्यात कर देगा और बाकी बची हुई ON मात्रा वो स्वयं उपभोग करेगा। तो विदेशी प्रतियोगिता की स्थिति में फाउंटेन पेन के उत्पादन को B तक तभी बढ़ा सकते हैं जबकि वो आयात पर बैन लगा दे। अगर विदेशों से फाउंटेन पेन का आयात होता रहा तो उसके लिए संभव नहीं होगा कि वो B बिंदु तक पूर्ण विशिष्टीकरण कर पाए, इसलिए वह आयात पर प्रशुल्क लगाकर उसके आयात को नियंत्रित करके B बिंदु तक उत्पादन को पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण कर सकता है। अब हमें देखें कि हैबर-लर के अवसर लागत सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें कि उसके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, किस प्रकार इस सिद्धांत को दूसरे सिद्धांतों से बेटर बताया गया है या फिर इसमें और क्या कमियां भी रह गई हैं। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की तुलना में अवसर लागत सिद्धांत निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ सिद्धांत है, क्योंकि इसमें
अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का विश्लेषण अधिक वैज्ञानिक व वास्तविक आधार पर किया गया है। सिद्धांत की श्रेष्ठता निम्न पॉइंट्स के आधार पर बताई गई है। यह सिद्धांत अधिक वास्तविक है। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के विकल्प के रूप में अवसर लागत सिद्धांत निश्चित तौर पर अधिक वास्तविक कहा जा सकता है, क्योंकि यह मूल्य के श्रम सिद्धांत की सारी अवास्तविक मान्यताओं को छोड़ देता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न लागत परिस्थितियों में यह विश्लेषण करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो रिकार्डो का सिद्धांत तो केवल स्थिर लागतों की मान्यता पर ही आधारित है, जबकि अवसर लागत सिद्धांत के अंतर्गत हम स्थिर, बढ़ती व घटती हुई सभी प्रकार की अवसर लागतों के अंतर्गत हम व्यापार के पहले और व्यापार के बाद दोनों ही स्थितियों का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली एक देश बढ़ती हुई और घटती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत उत्पादन करता है, तो इन परिस्थितियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 3, साधन स्थानापन्नता को यह सिद्धांत महत्व देता है। साधन स्थानापन्नता के महत्व को यह स्वीकार करता है। इसके अलावा यह सामान्य संतुलन सिद्धांत का एक सरल मॉडल प्रस्तुत करता है। हैबरलर का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सामान्य संतुलन सिद्धांत, जो कि ओहलिन द्वारा प्रतिपादित है, हेक्सर ओहलिन द्वारा प्रतिपादित है, उसका एक सरल मॉडल प्रस्तुत करता है और वह ओहलिन की तुलना में साधनों के प्रतिस्थापन की एक अच्छी व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। अब हम देखें इस सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर की गई है। जैकब वाइनर ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि 1937 में प्रकाशित हुई थी, उसमें अवसर लागत सिद्धांत की तीव्र आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह सिद्धांत, नंबर 1 उन्होंने जो आलोचना की है वो है कि यह सिद्धांत कल्याण विश्लेषण के लिए अनुपयुक्त है। जैकब वाइनर के अनुसार अवसर लागत सिद्धांत विश्लेषण और व्याख्या के लिए तो ठीक है, परंतु कल्याणवादी नीतियों के लिए अनुपयुक्त है। इसके लिए जो मॉडर्न थ्योरी है, वास्तविक लागत सिद्धांत है, वो ज़्यादा उपयुक्त है। दूसरी आलोचना जैकब वाइनर ने श्रमिकों के अधिमानों की उपेक्षा को लेकर की है कि उनका कहना है कि यह सिद्धांत आय की तुलना में श्रमिकों के आराम के अधिमान को कोई महत्व नहीं देता तथा समान मजदूरी प्रदान करने वाले दूसरे व्यवसाय के अधिमान पर भी विचार नहीं करता, और यह मानकर चलता है कि श्रमिक सभी व्यवसायों के प्रति तटस्थ हैं। इसके अलावा साधनों की मात्रा में परिवर्तन की भी यह सिद्धांत अवहेलना करता है। जैकब वाइनर ने इस आधार पर भी आलोचना की है। जैकब वाइनर के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र पर आधारित विश्लेषण होने के कारण साधन मात्रा में परिवर्तन की यह उपेक्षा करता है। नेक्स्ट जो आलोचना की गई है वो उसकी अवास्तविक मान्यताओं पर की गई है। 2 देश, 2 वस्तुएं, 2 साधन, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता, पूर्ण रोजगार की मान्यता, तकनीकी परिवर्तनों की अनुपस्थिति, ऐसी सभी मान्यताएं जो हैबरलर के सिद्धांत द्वारा मान ली गई हैं, वो सभी मान्यताएं अवास्तविक हैं। इसलिए यह सिद्धांत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट जो आलोचना जैकब वाइनर ने की है वो ये है कि यह सिद्धांत बाह्य मितव्ययिताओं और एवं अमितव्ययिताओं के प्रभाव की उपेक्षा करता है। अंतिम आलोचना मांग के संदर्भ में की गई है। मांग पक्ष संबंधी आलोचना की है जैकब वाइनर ने। उन्होंने कहा है कि अवसर लागत सिद्धांत जो है हैबरलर का, वो ये मानकर चलता है कि उपभोक्ता की आय व रुचियाँ स्थिर रहती हैं और उसका जो उदासीनता वक्र है वो इसी मान्यता के आधार पर खींचा जाता है। अगर हम ये मान भी लें कि उपभोक्ता की आय विश्लेषण की अवधि में स्थिर है, लेकिन पूरे समाज के दृष्टिकोण से अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये जरूरी नहीं कि आय के स्थिर रहने पर, पूरी समाज की आय स्थिर रहने पर भी वितरण में परिवर्तन अगर हो जाता है तो भी इससे लोगों की डिमांड फैक्टर पर फ़र्क पड़ेगा, मांग पक्ष पर डेफिनेटली इसका इफेक्ट आएगा। इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। इस प्रकार अवसर लागत सिद्धांत की आलोचनाएं तर्क के आधार पर लेकिन उपयुक्त नहीं ठहराई जा सकती। ये हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि अवसर लागत सिद्धांत जो है वो तर्क के आधार पर तो ये आलोचनाएं ठीक नहीं है। सैमुअलसन ने अवसर लागत सिद्धांत की व्याख्या की और उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा कम से कम एक देश अपने कल्याण में वृद्धि कर सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य आलोचनाएं भी निराधार हैं। विश्लेषण की सरलता के लिए कुछ पक्षों को छोड़ दिया गया है। वह मान्यता ही नहीं है बल्कि कुछ पक्षों को केवल इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि विश्लेषण को सरल रखना होता है। अवसर लागत सिद्धांत ने उत्पादन के साधनों के संदर्भ में
एक गतिशील अवधारणा प्रस्तुत की है और इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद।